विशेष आपको धन्यवाद प्रार्थना के लिए। डॉक्टर साहब, शर्मा जी, हमारे डिविजनल प्लानिंग ऑफिसर चित्रकी, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। हमारे भाई भूतपूर्व संसद सदस्य प्रमोद चंद, हमारे मिनिस्ट्री के जो पदाधिकारी हैं, स्कूल मैनेजमेंट के सदस्यगण, कमेटी प्रधान, आप लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने समय को निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। जैसे मामा शर्मा जी ने कहा कि गन्ने की कटाई शुरू हो गई, गाड़ी भी आ गई थी, लेकिन फिर भी आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। मैं शुरू करना चाहता हूँ एक विशेष बातों से, दो विशेष बातों से। पहला, ये जो बदलाव हुआ है, ये 3 पार्टी का सरकार है और 3 पार्टी का जब सरकार होता है तो कुछ चुनौती भी होती है, लेकिन कोलिशन सरकार देश के लिए अच्छा भी हो सकता है। इतिहास अगर आप देखो दुनिया भर में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंडिया में भी, जहां पर भी कोलिशन सरकार होता है, एक तरह से वहां प्रगति ठीक होती है, क्योंकि जो चुनौती होती है उसको बारीकी से सुलझाया जाता है, बातचीत होता है, तानाशाही भी कम होता है, डिक्टेटरशिप नहीं होता है। और इसीलिए जो सरकार बना है वो सही तरीके से बना है और मजबूत सरकार है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इस देश में जो विभाजन था, बात बहुत होता था कि हम सब एक हो गए, लेकिन विभाजन बढ़ता जा रहा था और हो गया था, और तानाशाही जो था वो खत्म हो रहा है। पहला कदम हमने उठाया, अभी 2 विशेष कार्यक्रम इस देश में हुआ है। एक गिरमिट, जो अब राष्ट्रीय हॉलिडे होगा। फिजी के इतिहास में ये पहली बार है, पहली बार, ये ऐतिहासिक बात है कि हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए एक राष्ट्रीय नेशनल हॉलिडे दिया गया है, ताकि उसको औपचारिक तौर से उसकी मान्यता हो, ताकि हमारे इतिहास को लोग मत भूलें, हमारे बच्चे नहीं भूलें, और जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी हमारे इतिहास को समझे। तो ये हो गया, हर वर्ष इसकी मान्यता रहेगी औपचारिक तौर पर, कोई भी सरकार रहेगा इसकी मान्यता देना पड़ेगा। दूसरा, हमने रातु सुकुना डे को वापस लाया, क्योंकि वो भी एक विशेष बात था, उसको हटाया गया था। और आप देखेंगे कि जितने भी कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सुंदर ढंग से, मेल मिलाप के साथ, और एक तरह से देश में नया माहौल हुआ। सरकार के सामने चुनौती बहुत है, और मैं बहुत पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमने उसको बारीकी से पिछले 4-5-4 महीनों में समझा दिया लोगों को।
कर्जा कितना है, कैसे हुआ, देश की गन्ने की खेती की हालत क्या है, अस्पताल की हालत क्या है, रास्ते की हालत क्या है, पैसा की दुरुपयोग कैसे हुआ, ये सब हम बता चुके हैं और आप लोगों को मालूम है। इसमें हमारी सरकार की जो योजना है, इसमें अब कैसे हम इसको सुधारेंगे, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, जो समस्या हमारे सामने है वो है, उसको हमें सुलझाना है। किसने वो समस्या डाला देश के ऊपर, वो बात सब आप जानते हो, उस पर हमें अब ध्यान देने की बात नहीं। जो गैर कानूनी काम हुआ वो कानून उनको देखभाल करेगा, उससे हमें ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है देश को आगे ले जाओ। पहला कदम हमने ये उठाया था कि हमें पता था कि लोग अभी भी संघर्ष में हैं। स्कूल खुलने से पहले हम लोगों ने $50 मिलियन अलग किया और हर एक बच्चे को $200 प्रति बच्चा, प्री स्कूल से फॉर्म 7 तक 214,000 बच्चों को पूरे देश में $200 स्कूल खुलने से पहले दिया गया। और हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ष वो होगा, स्कूल खुलने से पहले बच्चों को सहायता दिया जाए। क्योंकि हमें पता था कि महंगाई बढ़ा, लोगों की आमदनी गई, कोविड के बाद लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं, उससे उभर रहे हैं, तो हमने वो किया था। दूसरा बात मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये जो बकवास हो रहा था इलेक्शन से पहले भी हो रहा था, अरे रंबू का विमान आ जाएगा तो हमारा वेलफेयर चला जाएगा, हमारे बूढ़ों लोगों का वेलफेयर छीन जाएगा, यही तो अंकल सुन रहे थे आप ना, यही अफवाह था, हमारे लोग कुछ फैला रहे थे। एक पंडित मुझे मिला कैंपेन टाइम रेकी में, तो बोला प्रोफेसर साहब तुम लोग आ जाओगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो मैंने कहा किसने बताया आपको? नहीं, बोले ऐसे ही हल्ला है। अब बोला ये हल्ला और कोई नहीं करे, तुम करता है। तो ये सब हुआ था और इलेक्शन के बाद भी लोग यही हल्ला कर रहे हैं। एक बूढ़ा अंकल बेचारा मुझे सिंगटोकर में मिला, तो मीटिंग के बाद चुपके से आकर बोलता है, प्रोफेसर साहब ऐसा तो नहीं कि मेरा सोशल वेलफेयर चला जाए। मुझे एक तरह से दुख लगा, क्योंकि वो बेचारा सचमुच में उसको विश्वास हो गया था कि ऐसा होगा। तो लोग अभी भी ये जो गलत फहमी, गलत अफवाह, झूठ साज बोल रहे हैं, ये बिल्कुल, ये सरासर गलत है। और मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि अगर कुछ भी हुआ तो उसको हम बढ़ाएंगे, वो कब नहीं होगा। सोशल वेलफेयर को हम अगले बजट में बढ़ाएंगे। कितना से बढ़ाएंगे ये अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन उस पर हम देख रहे हैं। तो अंकल जी आप चिंता मत करना, मिल रहा है अभी आपको। हाँ 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 हाँ, पंडित जी को मिलेगा, इस पंडित जी का भी बढ़ेगा। दूसरी बात, हमने जो बस फेयर था वो खत्म हो गया था, बस फेयर सब्सिडी, उसको हमने 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया, जैसे सरकार में हमने आया। जितना भी जो सुविधा था उसको हम और सुधारेंगे। तो ये जो गलतफहमी दूसरी, इसको छोड़ो आप लोग। दूसरा,
अफवाह उड़ रहा था कि बच्चों को अब स्कूल फीस भरना पड़ेगा। ये भी तो सुन रहे थे आप, सुने थे कि नहीं, कि बस फेयर भरना पड़ेगा। ये सब अफवाह इलेक्शन से पहले था, इलेक्शन के बाद भी चल रहा है। कुछ लोग अभी भी दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा बकवास है, ऐसा नहीं होगा। गन्ने की किसानों के लिए आप लोगों को पता है कि मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था। गन्ने की दाम $85 किसने पहली बार प्रस्ताव रखा था? 2014 में मैंने 2014 में मैंने कहा था कि $85 गारंटीड प्राइस होना चाहिए। कहा था कि नहीं? भूल गए आप लोग? 2018 में मैंने कहा था कि कॉस्ट ऊपर चला गया, $100 होना चाहिए। एक पॉलिटिशियन अभी बोल रहा है 110, किसी ने 110 नहीं बोला था। मैंने कहा था 2018 में हमारी जीत नहीं हुई थी, वो बात खत्म हो गई थी। लेकिन अभी हमने ये निर्धारित किया कि $85 मिलना चाहिए, जो दाम है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में $13 मिलियन आप लोगों को नहीं मिला। $85 पूरा नहीं मिला था, मालूम है ना? इस बार हमने अभी पिछले 2 पेमेंट के बाद $85 से ज़्यादा हो गया। $24 और $7.11 के बाद $85 से ज़्यादा, और एक पेमेंट अभी बचा है। सही है ना? दूसरा, ये अफवाह था कि सब सब्सिडी चला जाएगा मसाला और दवाई पर। ये भी बात आप सुन रहे थे ना? वो भी गलत है। समस्या बहुत है। हमने वेस्टर्न में सुना, कल सियांगा में जगह जगह पर लोगों ने हमें बताया, और हमारे जो ग्रोवर्स काउंसिल के कर्मचारी हैं, सुनील जी हैं, ग्रोवर्स फंड के शर्मा जी हैं, आप लोगों के जाने माने गांव के हैं, ये लोग अच्छी तरह से कई ऐसी विषयों पर इसको सोच रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और ये सही तरीके से हम जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे केन एक्सेस रोड इत्यादि पर काम कर रहे हैं। रास्ते पीडब्ल्यूडी को हम फिर से ला रहे हैं, क्योंकि एफआरआई जिस तरह से काम करता था, बस बड़े बड़े रास्तों शहर के पास जहाँ ज़्यादा लोग चलते हैं, बुनुदुईदी ये सब एरिया उनके दिमाग में नहीं बैठता था। तो हम चाहते हैं कि जो रूरल रोड्स है उसके प्रति अच्छी तरह से अलग से ध्यान दिया जाए, और इसको हम अच्छी तरह से बारीकी से देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वेट 15% हो गया, ये भी बात चल रही ना? चल रही कि नहीं? लेकिन मैं आप लोगों को सही बात बताता हूं। 2011 से और 2016 तक वेट कितना % था? 15%। 2011 से 2016 तक आप लोग 15% वेट भरते थे। फिर 2016 में उसको घटाकर 15 से 9% किया गया। फिर 3 साल पहले कोविड के बाद 3 रेट लाया गया, 0, 9 और 15। बहुत ऐसे सामान पर अभी आप लोग 15% भर रहे हो, मालूम है? 15% भर रहे हो, 9% भर रहे हो, और कुछ खाने पानी की चीज पर 0 है। तो बजट बनाने के लिए 3 विषय को हम देख रहे हैं। पहला, हम देख रहे हैं कि कर्जा कितना लदा हुआ है। 9 बिलियन कर्जा है, कर्जा भरना तो पड़ेगा। अगर आपकी जमीन पर कोई कर्जा ले ले, बाप कर्जा ले ले, और बाप नहीं है तो
जमीन पर जो कर्जा है, जमीन आप गिरवी रखे हैं, बेटा को तो भरना पड़ेगा। बेटा ये तो नहीं बोल सकता है कि बाप ने लिया था, बाप को भरना चाहिए। देश का कर्जा भी ऐसा है, कोई भी सरकार हो, कर्जा अगर लेकर छोड़ कर गए तो वो कर्जा देश के ऊपर है। कोई भी सरकार रहेगा, उसको उसका देखभाल करना पड़ेगा। तो $9 बिलियन कर्जा हमारे देश के ऊपर है, उसको भरना है। तो बजट में हम देखेंगे कि हमारी कर्जा क्या है, कितना रिपेमेंट है, कैसे कितना और हम कर्जा ले सकते हैं और कहाँ से आमदनी ला सकते हैं। क्योंकि अगर आमदनी नहीं आया तो जो सोशल वेलफेयर हम दे रहे हैं, जो केन एक्सेस रोड के लिए पैसा दे रहे हैं, जो अस्पताल में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रास्ता बनाएंगे, जो बस फेयर दे रहे हैं आपको, जो बच्चों को 50 मिलियन देंगे, जो स्कूल फीस ये ग्रांट मिल रहा है, ये पैसा कहीं से तो आना होगा, किसी को तो भरना है। आप लोग भी भर रहे हैं, जो 15% वेट भर रहे हैं, आप भर रहे हो। सरकार की तिजोरी में आप पैसा डाल रहे हो, ये आपका पैसा है। तो बजट बनाने के लिए हमें ये तीनों वस्तु अच्छी तरह से देखना है। तो अगर हम टैक्स कुछ बढ़ाते हैं, मान लो कंपनी टैक्स बढ़ाते हैं, वेट को बढ़ाते हैं, 9% की जगह या 2 रेट केवल रखते हैं, आमदनी हमें बटोरना है, तभी हम खर्चा कर पाएंगे, तभी हम जो कर्जा रिपेमेंट है वो भर पाएंगे। तो लेकिन हम चाहते हैं इस बजट में जो आमदनी हम ज़्यादा लाते हैं वो हम खर्च भी करें सही जगह पर। तो ये 3 विषय को हम अच्छी तरह से करेंगे और ये दिमाग से बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से सोच रहे हैं हम, काम हो रहा है उस पर, ताकि क्योंकि अगर अभी हम गड़बड़ हो गया है, पैसा बर्बाद हो गया, वो चला गया, उसको हम लौटा कर ला नहीं सकते हैं। जो रास्ता 5 मिलियन में बनना था वो 10 मिलियन में बना था। पैसा का दुरुपयोग भी हुआ, बहुत, थोड़ा नहीं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उसको हम रोकेंगे कि पैसा सही जगह पर लगाया जाए, पैसा का दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि वो आप लोग भर रहे हो। तो बजट में ये भी हम कोशिश करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये एक यूनिट बनाएगी। हम देख रहे हैं ऑलरेडी 5 महीने में हम काफ़ी रुकावट डाले हैं। पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है एफआरआई में, एफआरआई को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, कैसे इनको सही तरीके से काम हो ताकि पैसा बर्बाद ना हो। जब पैसा बर्बाद होगा तो अस्पताल की हालत जैसे वैसे रहेगा, रास्ते की हालत वैसे ही रहेगा, गोली दवाई अस्पताल में नहीं रहेगा, चलते रहेगा। ये सब हम बंद करना चाहते हैं और ये बजट में हम उसको करेंगे। तो आप लोग से मैं केवल यही कहना चाहता हूं अंत में कि सब समस्या कल नहीं सुलझा जाएगा, कल चीज का दाम नीचे नहीं आ जाएगा, लेकिन हम ये करना चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, जैसे गांव में हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो सोशल वेलफेयर पर हैं, जो विधवा हैं, जो डिसेबिलिटी है, जो काम नहीं कर सकते हैं, अस्पताल में जिनकी सुविधा अच्छी तरह नहीं है, वो हम उस पर ध्यान देंगे। एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूँ कि जब से सरकार आया है, जो विश्वास लोगों में पैदा हो रहा है, चाहे बिजनेसमैन, चाहे बाहर अन्य देश, भारत सरकार ने अभी भारत
के प्रधानमंत्री, अभी हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी थे, वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फिजी में बनाएंगे, वो तुरंत बनाएंगे। अभी जैसे हम लोगों को भेज रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, फिजी में होगा। वहाँ से लोग आएंगे, वहाँ से वो बनाकर और चलाएंगे थोड़ी दिन के लिए, यहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। ये सब हो रहा है। अन्य देश से भी जो मान्यता आ रही है वो बढ़ रही है और अधिक बढ़ रही है। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हुआ। टूरिज्म ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो गया। जो देश का उत्पादन है वो जो फोकास था 6%, वो अब बढ़कर 8% हो गया और ज़्यादा भी हो सकता है। तो लोगों में एक तरह से विश्वास आ गया है। जो पूंजी लगाने वाले हैं, बाहर देशों से बड़े बड़े पूंजी वाले भी आ रहे हैं। एक दो अनाउंसमेंट अभी हम करेंगे बाद में। बनवा लेबू के लिए $90 मिलियन का एक टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लंबासा एयरपोर्ट अपग्रेड होगा, सब साबू एयरपोर्ट अपग्रेड होगा, वो लगभग फाइनलाइज हो गया। अभी मैं कोरिया में था, वाशिंगटन में था, वहाँ पर ये सब तय तमाम हो गया। इसको हम साइन करने वाले हैं जुलाई में। उससे यहाँ पर बनवा लेबू में जो प्रगति है वो बढ़ेगी, उसका इफेक्ट ठीक रहेगा। तो ऐसी योजना ऑलरेडी 5 महीनों में हमने तैयार किया है और हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन, स्कूल मैनेजमेंट को हमने फ्री किया है। कि पहले आप लोग यहाँ बाजार करते थे, लोग आते थे, मेल मिलाप होता था, मास्टर, जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे मिलकर आप लोग बाजार करते थे, सोका होता था। ये सब लगभग बंद हो गया था। सरकार उस समय भी पैसा दे रही थी, ग्रांट दे रही थी, बच्चों की फीस भर रही थी। ये फ्री एजुकेशन कल से नहीं हुआ है, पहले भी था। प्राइमरी एजुकेशन फ्री था, फॉर्म 4 तक फ्री था। 5, 6, 7 जुड़ा पिछले 10-15 वर्षों में। आप लोग भी पैसा बटोरते थे। बाप दादे ने स्कूल बनाया है, किसी से भीख नहीं मांगा था। तो ताकत हम स्कूल मैनेजमेंट को लौटार कर दे रहे हैं कि स्कूल सरकार का काम है, ग्रांट दो, बच्चों की जो फीस है वो दो, मास्टरों की जो तलब है वो भरो, लेकिन जो स्कूल आप लोगों ने बनाया है ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसकी देखभाल करना आप लोगों की काम है। ना कि सरकार वहां से बताए कि मैनेजर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आओ चेक साइन करो चलो। ये सब हो गया था। ये तानाशाही ऊपर से नीचे तक चला गया था। एडवाइजरी काउंसलर दादा बन के घूम रहे थे जगह जगह पर, मुझे मालूम है। पहले ऐसे नहीं था। सही बात है कि नहीं? नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूं मैं। पंडित जी शायद ठीक होंगे, लगता है बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन ये हो रहा था क्योंकि सभी को ऐसे लगता था कि सरकार उनको देख रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी स्वतंत्र हो। आपका कर्तव्य बनता, आपका ये अधिकार है कि आप हमसे सवाल करो, और हमारा कर्तव्य है कि आपका सम्मान करो, आपका बात सुनो, और आपका अधिकार होना चाहिए कि आप सरकार के खिलाफ भी कुछ अगर बोलते हो तो आपका अधिकार है। हाँ, गाली दोगे तो अलग बात है, लेकिन सरकार की आलोचना करना, नीतियों की आलोचना करना, ये जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं
मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोला क्योंकि ये पहली मीटिंग है। अगली बार जब आऊँगा तो एक बात नहीं करूँगा, आप लोगों का बात सुनूंगा। तो एक बार फिर आप सभी को मेरा विशेष धन्यवाद। और आप ज़रूर खुलेआम जो कुछ आप, काफ़ी समस्या को हमें पता है, तो कुछ खास विशेष अगर व्यक्तिगत चीज़ हो तो आप, हमारे स्टाफ व दो पीछे बैठे हैं यहाँ पर, आप उनको दे सकते हो। हमारे लोग यहाँ पर भी है, भाई प्रमोद भी है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एडवाइजरी काउंसलर्स हैं। इन सभी को हम इनसे मिलकर काम करेंगे ताकि ग्राउंड पर लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाए। धन्यवाद। बहुत बहुत मिनिस्टर जी, मैं मिनिस्टर से ये कहना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि जब आप बजट बनाएंगे तो हम किसानों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि बजट में भी एक ऐसा स्थान रख दें कि जो हर जगह हर संस्था के लिए आप पैसा निकाला जाता है, उसी प्रकार से किसानों के लिए भी एक ऐसा पैसा अलग करके रखा जाए ताकि कभी किसानों का ज़रूरत रहे या कोई बोनस कमती रहे तो उसमें आप लोग निकाल कर दें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी तक किसानों के प्रति कोई अलग बजट नहीं बना, अलग से पैसा नहीं निकाला रहा। तो इस नई कोalition गवर्नमेंट से मेरा ये दरख्वास्त है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। और साथ साथ ये अफवाह हो रही थी, हमने सुना, मैंने तो नहीं सुना, तो लोगों से सुना कि मिनिस्टर साहब ने कभी इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि $102 टन प्रति हम देंगे, हम जीत जाएंगे। तो ये सही है या नहीं? परंतु अगर ऐसा हुआ, अगर मिनिस्टर साहब आपने क्वेश्चन सरकार से ये भी करा दें $102 या $100 या $90 तो भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, ऐसे ही बात मैंने सुना, लोगों से हुआ सुनी। और दूसरी बात ये होती है कि एक्सेप्शनल जोन है, हमें बहुत कम पैसा मिलता है। हमारा ये रोड है, कम पैसा, इसमें 1-2 रोड ग्रेवर मिलता है और बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें कवा नहीं होती नहीं, क्योंकि ज़्यादा करें। और दूसरी बात ये है कि प्लांटिंग केन के जो है, हमने कई बार जब फैसी में गया कई साल से, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर भी डेवलप होता है। वहाँ पर जो देने वाला है फील्ड ऑफिसर जो थे वो देखी काम कर रहे, मैं सच कहा, उन्होंने जिससे पड़ता है उसको देते हैं। हम कहने गया, आकर देख के क्या गन्ना पड़ गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति जो गन्ना बोए हर किसान को दिया जाए तो अच्छा है। और दूसरी ओर वो कहते हैं 1 एकड़ गन्ना बोता है, अरे 5 एकड़ गन्ना खेत है तो कैसे हमें कर बोए? हमें 5 चैन का भी पैसा देना जरूरी है, एक आपसे निवेदन है। और तीसरी बात यह है कि और सभी पर तो सब्सिडी मिला है, मिनिस्टर जी ने कहा, परंतु दवाई जो ग्लिफोसाइड है उस पर सब्सिडी नहीं है क्योंकि वो $80 हो गया है। उसको भी कम किया जाए या सब्सिडी दिया जाए तो अच्छा होगा। और साथ साथ चीनी जो हमें मिलता है, हमारी चीनी का भी बहुत दाम हो गया, तो आपसे दरख्वास्त है इस पर आप गौर करें, अच्छा होगा। धन्यवाद अंकल जी, आपको विशेष धन्यवाद। आपके नाम क्या है? हाँ, श्रीमान विशेंद्र जी, अंकल बहुत विशेष धन्यवाद आपको। पहला जो आपने कहा, मैं जानता हूँ बहुत लोग झूठ साज अभी फैला रहे हैं। एक पुराने पॉलिटिशियन ने कहा कि मैंने $110 कहीं प्रॉमिस किया था, तो मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कहाँ पर, किस जगह पर, किस तारीख, किस साल में मैंने $110 कहा। तो कुछ लोगों की ये पेशा बन गई अभी झूठ साज इधर से उधर। 102, 110 ये मैंने कभी नहीं कहा था। मैंने 2014 में $85 कहा था, 2018 में मैंने कहा था $100, 2022 में हमने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हमने कहा कि देश की हालत हम देखेंगे, सरकार में जाएंगे, पैसे की हालत हम देखेंगे, तब हम देखेंगे कि दाम बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि
$85 जो पिछले 3 वर्षों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। तो इस वर्ष हमने ये निर्धारित किया कि $85 से कम $85 मिलना चाहिए, और हुआ अभी कि ज़्यादा हो गया $85 से। तो हो सकता है कि जो अगले पेमेंट मिले उसको लेकर 85 से ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग इस बकवास अफवाह में मत रहिए, सही जो होगा उसको हम करेंगे। हमें पता है किसान की समस्या क्या है, कॉस्ट की समस्या क्या है, सब्सिडी की समस्या क्या है। और आपने कहा कि बजट, शुगर मिनिस्ट्री अलग है, उसका बजट अलग होगा। शुगर केन ग्रोथ फंड को हम अभी सोच रहे हैं कैसे उनको और मजबूत करें, और शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुगर केन ग्रोथ काउंसिल, ये दोनों संस्थाओं को एफएससी के साथ पहले जो पार्टनरशिप था, जो साथ मिलकर काम करते थे, अब जैसे केन एक्सेस रोड, ये हम इनको देना चाहते हैं। ये हमारी बातचीत हो रही है कि ये लोग किसानों से मिलकर, पहले किसान का कमेटी होता था, आप लोग भी कुछ पैसा लगा देते थे उसमें, और रास्ता बनकर तैयार रहता था। गन्ने कटाई के बाद भी ठीक रहता था, क्योंकि उसके बाद भी तो इस्तेमाल होता है। तरकारी भाजी ये सब आप लोग बोते हो, आना जाना भी लगा रहता है। जो गन्ने के किसान नहीं वो भी वो रास्ता यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये सब जो तरीके से, पैसा की प्रॉब्लम बहुत नहीं था, पैसा की दुरुपयोग हो रहा था, पैसा समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और जब कोविड आया तो कर्जा और ज़्यादा हो गया, पैसा कम हुआ, तो कुछ सब्सिडी वगैरह कटा हुआ था। तो उसको हम देखना चाहते हैं कैसे उसको फिर से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो धन्यवाद, पढ़ेंगे बनाएंगे। अच्छा ठीक है, टाइमलाइन का हम नोट कर चुके हैं। हमारे जो केन लॉजिस्टिक्स मैनेजर यहाँ पर है और फील्ड ऑफिसर भी है, तो वी लुक इनटू इट डेफिनेटली। Honorable Minister, Assistant Prime Minister, can you just allow me to go back to our discussion? We just discussion before that regarding Cane Access Road. Sure, thank you. For the last 10 years, I have seen that the allocation for Cane Access Road has been the same from 2000 to 2010. If the concerned department, I would like say to do an assessment on that on the Cane Access roads regarding areas in our sectors. Is there, if we can have a special committee to look after, to survey all the Cane Access roads, because some of the Cane Access road is far and some are shorter. So if the committee goes to survey the roads for before harvesting or crushing season starts, if their allocation for those furthest road be more comparing to the Cane Access road, which is short. Because for the last 10 years, because I've been the Gross Councillor from 2000 to 2010, after the Banimarama government terminated us. So I was doing the allocation. Once the allocation comes, the budget for, I was the sector councillor for Vunicuicui. So once the allocation comes, I and this field officer then allocate the roads, because I know well the roads in my sector. So from 2000 to 2010, there has been a different in allocation of for the Cane Access roads. So I would request if that will be looked upon to say. Thank you very much. Thank you. You made some very good point. The first one is the growers councillors. We want to bring Sugarcane Growers Council back. We want elected councillors to represent the farmers. क्योंकि पहले जब ग्रोवर्स काउंसिल था, जब चुनाव होता था, तो अलग अलग सेक्टर के आप लोग होते थे, काउंसलर होते थे।
सेक्टर की जो समस्या होती थी उस पर वो लोग ध्यान देते थे, मिलकर काम होता था। तो अभी हम लोगों ने वी हैव स्पोकन टू द शुगर केन ग्रोवर्स काउंसिल, शुगर केन ग्रोवर्स फंड. We want to bring back the elected cane growers council. You might be back, as a councillor. And it is very important to bring that back because it will help restore the communication between the farmers, between the various industry stakeholders, and it will bring back the partnership that used to exist. Because without that partnership, you can't get things organized. And partnership with the farmers. Because if the farmers are not involved, that's where the problem is. And part of the big problem for the sugar industry is because of that decision by Bainimarama to destroy the Sugarcane Growers Council. And there were other people there too at that time, who are talking about sugarcane farmers now today. हमारे भी कुछ लोग शामिल थे उस समय, जो अभी ढिंडोरा पीट रहा है कि $110 होना चाहिए, ये होना चाहिए, फार्मर्स को ये नहीं मिल रहा है। लेकिन वही आदमी, मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हो किसका बात कर रहा हूँ, वो सरकार में था 2006 के बाद, उसने ग्रोवर्स काउंसिल को ख़त्म किया था। और उसके कारण आज जो हालत हुआ है गन्ने की किसानों की, गन्ने की खेती का, वहाँ से शुरुआत हुआ था। 2006 में 300 मिलियन यूरोपियन यूनियन का पैसा आना था इस देश में, फार्मर्स के लिए, मिल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के लिए, लेकिन वो पैसा नहीं आया था। और आज तक शुगर इंडस्ट्री में उस तरह का पैसा नहीं गया है। और ये जो समस्या अभी आप लोग देख रहे हैं, केन एक्सेस रोड का, रेल का, मिल का, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम that started there. I mean, I don't want to go back to that. The problem is there. समस्या है, वो हो गया. We have to fix the problem now. We have to move ahead and look to the future. So thank you for raising that. We have one. I'm Dr. Atinesh Prakash. I have been a medical doctor for the past 13 years. And for the past 6 years, I have been working as a private GP here based in Labasa. And there is always our desire when we come back to our roots and look after we have the desire to look after our people. And when this private-public partnership was introduced, just before the elections, I feel that probably it was rushed and it was not properly planned out. There was no pilot studies done or feasibility studies done. And as a result, the EOIs were suddenly closed, and a lot of other general practitioners who probably are not there only for the money, but as well as they want to help a lot of people. But as you all know that any business you run, you need to generate funds to operate it properly. So if this private-public partnership could be expanded or looked into, reviewed, and more general practitioners could come under that banner, so that the people of our village, of our lower social economic status, I think they will be benefiting more. And when this PPP was planned, the main goal I feel was to offload the case burden from the hospital setting. But unfortunately, I don't think that this is happening, because the same people are going to the same GPs who were going there previously. So I haven't seen, like, my clinic is not part of the PPP, so it's unfortunate. Otherwise, I would know better whether a lot of these people are coming to me, because now it's free. So I'll request the government to please look into this. And as a follow-up to this as well, I would like to also highlight, I know a lot of people are thinking about this, but I'm very fortunate that I'm getting this platform here to say this out. And the other thing is outsourcing of services. You know, when I'll give the example of Labasa setting. So Labasa hospital, the CT scan is not working for the past, since
April 2021. And a state-of-the-art CT machine will cost you probably $250,000. Now what is happening, anybody going to CT scan for hospital purposes or private purposes, they are all outsourced to a general practitioner or a private hospital setting. Last year, amount of about, I think, $724,000 was paid to a private clinic just for CT scans, X-rays and all. And you can get 3 CT scan machines with that money. And this is for the people of our country. You know, the money is always there, but there needs to be certain regulations which can look into this and to better the services. Paying out to just one private facility that much money, I think it defeats the purpose of enhancing and upskilling our healthcare system. And a lot of money is going there. Probably you, when you go back to your ministry, you can look into this and see where this bulk of funds are going. Even PPP started with a budget of 3 million, I think, if I'm correct. Then it was raised to 5 million. Last year, I think it went up to 12 million. So there's a very significant amount, and only for 20 GPs or so. So you can imagine, some people are millionaires now because of this. The last one, which is very personal to me, I'll just want to put it here. So there's a lot of talk when I started my clinic in Labasa 2016. I had this passion of starting a mini kind of a private hospital kind of a thing. But unfortunately, there's a lot of issues for the land, and sometimes people who have power and all, they come in between and you kind of get blocked off. So the land gets onto advertisement and things like that. But under the Look North policy, what I did then, when I was not able to secure land here, I planned and I actually opened a clinic in Tavuni, which is a maritime area and very far from here. So when this clinic I opened in October 2021, and because it was a maritime area, a lot of doctors, to be true, no doctor wanted to go, a private practitioner wanted to go and work in Tavuni because of the locality, because of the setting, accessibility and all. So I took proper approvals and got a nurse practitioner to work with me. And under the laws, under the scope of practice, nurse practitioners can work in private practice. So we started operations in October 2021, and I don't know what happened in between. People didn't like the idea of getting a nurse practitioner to come and do work in private practice or what. But if you go to Nasia Health Center, if you go to other health centers, you'll see nurse practitioners, even Aspen, which is a private institution, is employing nurse practitioners to look after the people. And in Nasia Health Center, a nurse practitioner will sit alone in a cubicle and see a patient. So this was, after about 6 months of operation in Tavuni, this was deemed as illegal. I asked for supporting documents. Where does it say illegal? But this, they just kept on saying, this is the previous government. They kept on saying this is illegal, and there was no supporting document for this. And unfortunately, we have to close shop at February 2022. And till now, I'm still paying for the rent for that place. And I invested about more than about 30,000 there. And so I don't know. So now, because Dr. Antonio is the Minister for Health, I did have a brief chat with him yesterday. Now there's no GP in Tavuni. It's just a hospital system. And again, I would request if something could be done regarding this. Thank you, Doctor. I want to thank you again for explaining this so eloquently and clearly, your view on the outsourcing. And here's a very good example of the stupidity that we see in some of the resource allocation. I mean, I went to
Vunicuicui Hospital, and I asked the person in charge of the X-ray. I said, how are things? She said, "Say, the X-ray machine has not been working for 3 months." And I was explained later that they were ordering the battery, and it will take another 3 months to come. When you know very clearly that the shelf life of the life of the battery is this many years, one would have thought that you would order it and have it changed, before the expiry of the battery, and it wasn't there. So, that example of 700,000 used for CT scan, we could have got 3 machines and probably one person to run it and do all the scan in the hospital. But thank you for raising that issue on Tavuni. We can have a look at it. I'm sure Dr. Minister for Health will also be interested. But I can tell you that we are reviewing the whole PPP, the effectiveness of it, how much money we are putting in it, if we want to continue, how we can improve it, and how we can get more people and make sure that it doesn't lead to the deterioration of services at the hospital. Because I think that's what is also happening. And you're right, some people who were going there anyway are going there because it's free now. Yeah. So thank you very much. I would like to thank Deputy PM, his presence at the Vunicuicui and his team. And while I was here in Labasa yesterday, people were talking about technical skills. I have said it was mentioned in Labasa college that government is giving its full support for technical skills, where we are looking at building that gap with the people. And Pacific Polytech is one of the institutions which will be coming into Labasa as well to give that support to the nation building. That's part of that. And there are a few people who are asking about the retirement age, that certain sections of the ministry have got that from 55 to 60. And the question came from the private sector, the EFL. They're asking why we are at 55. I said, well, my understanding that all of those people should have gone to 60. That's what I said. We will mention during this session here. That was issue regarding the disparity in the age between certain sector and why not the other people. So that was the question with technical people. And I thought that was a very important area where we are lacking the skills gap, and if that can be taken on board. In terms of people from Tavuni, they have also requested, since we don't have that session budget consultation here, I thought it is very important. There is a scheme plan already done on the power for the South Island, and they have got the cost, and I thought this was a platform where we could mention about the water, the power and the water for the people of South Tavuni, which is very important, and they have been without these facilities. In Labasa, we have well. In Tavuni, that area, they are only based on rain-fed. There is no water catchment. There is water out there. They have to drive for about 5 kilometers away. They have the source that can be enhanced and get the water to the people. That would be costing around about 3 million, not more than that. The power itself, I have got estimation, it says about 7, 8, 9 million within that range it could be taken. We have excess power. There is 1 mega power generated extra by solar, which will be commissioned in a couple of months' time by Korean government. So the power is there, it's just the facility to take the power to the people. That is the concern with the people in that regard. And as Doctor had mentioned that the basic facilities that are lacking on the island, and he is one of the entrepreneurs that is going out, and we should all fully support him to ensure that we get that medical services done. With those words, thank you very much. Thank you, Master Shandil. Let me just, this is our last session, DPO. Let me just take this opportunity to thank all of you
for coming over, but in particular, I would like to thank all the government officials, the police, our representatives of the landowners, Mr. Sharma, Sunil from the Sugarcane Growers Council, FSC, school committee, management, teachers. Thank you. आप सभी को विशेष धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि भविष्य हमारा बहुत अच्छी दिख रहा है। इसके लिए हम बहुत ही सही तरीके से मेहनत, और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार हो। जैसे मैंने कहा, समस्या हमारे सामने है। हमने 5 महीनों में पार्लियामेंट में बाहर भी अच्छी तरह से लोगों को बता दिया है कि समस्या क्या है, किस चीज़ से अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कर्ज हो, चाहे रास्ते हो, बत्ती हो, पानी हो, सोशल वेलफेयर हो, ये सब में सुधार होना ज़रूरी है। सभी कुछ कल नहीं हो जाएगा, 6 महीने में नहीं हो जाएगा। हमारे पास 4 साल है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम ज़िंदगी भर सरकार में रहेंगे, ये सोचना गलत है। कोई भी सरकार के लिए, कोई भी लीडर के लिए, कोई यहाँ पर सब दिन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई सोच लेता है, कोई लीडर, कोई सरकार, तो वहीं पे बर्बादी शुरू होता है। हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए 4 साल है, और 4 साल में हमें सही काम करना है, सही तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से, और लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाना है। कुछ जो पहले हुआ ठीक हुआ, उस पर हम और सुधार करेंगे। उसके लिए हम पिछले सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, जगह जगह पर जहां पर हमें ज़रूरत होती है, और जहां पर गड़बड़ी हुआ है उसके बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। लेकिन वो हो गया। अब हम बजट के बाद हम देखना चाहेंगे भविष्य। जो हुआ सो हुआ। यहाँ से समस्या हमारे सामने है, इसको हमें लेकर इसको आगे चलना है, इसको सुधारना है। तो घबराइए नहीं आप लोग। और ये जो गलतफहमी वगैरह है, ये बहुत पुरानी है। धमकी है, डर है, ये हमारे लोगों में फैलाया गया था। ये सब निकलेगा। आप लोग स्वतंत्र हैं। कानून में भी हम सुधार लाए। मीडिया को हमने स्वतंत्रता दिया है। जो media laws, we've changed all that. And I want to thank the media for doing their work fearlessly. We appreciate the work they do. तो लोग अब स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता जो फ्रीडम है वो आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें सबको मिलकर काम करना है, साथ होकर काम करना है। और यही संदेश मैं पूरे देश और सभी लोगों को दे रहा हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे बाप दादे, खास करके मैं बोल रहा हूँ, 140 वर्ष से हमें, हाँ समस्या हुआ है, समस्या रहेगा हर समय, लेकिन भविष्य हमें देखना है और उसी पर आधारित हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर आप लोगों को विशेष धन्यवाद। स्कूल मैनेजमेंट, जितने हेड मास्टर जी, आपको विशेष धन्यवाद। टीचर्स, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बुनी दीदी में। यहाँ हमारे पुराने शर्मा जी के पिताजी पंडित सहदेव, वो हमारे नाना जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। तो बुनी दीदी को मैं बहुत छोटे से जानता हूँ। ये मानी हुई गांव है। यहाँ पर लोग बहुत धार्मिक, हमारी संस्कृति सभ्यता एक तरह से यहाँ बहुत मजबूत था, और आज भी मुझे दिखता है कि उसी तरह है। हाँ, मैं देख रहा हूँ हनुमान जी की झंडा, उनकी कृपा आप सभी पर हो, और आप सभी को मेरा विशेष धन्यवाद।